मैं हूं अनिल कुमार अंकुर। जनता टीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज जनता टीवी के इस खास कार्यक्रम सीधा सवाल में हम स्वागत करते हैं 1988 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नवनीत सहगल जी का। डॉक्टर नवनीत सहगल वो शख्सियत हैं जो जहां जहां रहे उन्होंने अपने काम से ही अपनी पहचान बनाई। यहां तक कि जब ये लंबे समय तक कहीं रहते हैं और कहीं जाने लगते हैं तो वहां के लोग इनके लिए, इनको रुकने के लिए आंदोलन करते हैं। ऐसा कई बार इनके साथ हुआ। और एक खास बात ये कि जहां जहां रहे वहां पे अपने सबॉर्डिनेट अधिकारियों से यह हमेशा कहते रहते हैं कि हमें समस्या नहीं समाधान बताओ। ऐसी शख्सियत वाले वो अधिकारी जो हमेशा लंबे समय से सरकारों के लिए एक जरूरत हमेशा रहे हैं और आज हमारे बीच में हैं, उनका स्वागत करते हैं। और आज उनसे तमाम उन मुद्दों पर जो उस देश के लिए, प्रदेश के लिए वो जरूरी हैं, क्योंकि इस समय इनके पास जिम्मेदारी है खेल की और युवा कल्याण की, क्योंकि युवा बहुत जरूरी है देश के लिए और खेल भी बहुत जरूरी है। अब मैं पूछना चाहूंगा सहगल साहब का आपसे पहला सवाल, उत्तर प्रदेश में खेल की मौजूदा स्थिति से आपके आने के पहले से कितने आप सेटिस्फाई हैं? नहीं, देखिए, प्रदेश में खेलों पर विशेष ध्यान अब दिया जा रहा है। आपको अवगत हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से 2014 से देश के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला है, तब से उन्होंने खेलों में और युवाओं के प्रति विशेष योजनाएं चलाई हैं। अब खेलो इंडिया, टॉप्स, फिट इंडिया, ये इस प्रकार के कार्यक्रम हैं जिसमें कि निचले स्तर तक भी, गांव के स्तर तक भी युवाओं को खेलों में रुचि लेकर खेलों में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और उन्हें अब सरकारी, जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं, उनमें अवसर भी इस प्रकार के मिल रहे हैं। लेकिन सर, आमतौर पर यह देखा जाता है कि गांव में या छोटे छोटे जिलों में ना ही खेल के नए स्टेडियम होते हैं, ना स्पोर्ट्स मैदान होते हैं। इसमें क्या कोई नहीं, मैं वही आपको बता रहा था कि जो खेलो इंडिया कार्यक्रम है उसमें भारत सरकार, प्रदेश सरकारों की मदद से जगह जगह पर स्टेडियम, मल्टीपर्पज़ हॉल ये सब बना रही है। मैं अभी जरा उत्तर प्रदेश पे आता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जो है खेलों के बारे में बहुत अधिक प्रयास कर रहा है। हम लोगों ने एक नीति बनाई है जिस पर कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, जैसे कि हर गाँव में एक खेल का मैदान होना चाहिए। अब हमने कई सालों से देखा है, अभी जानते होंगे, अगर गांव में आपने देखा है तो गांव में सामान्यतः खेल के लिए भूमि आरक्षित रहती है खेल मैदान के लिए, लेकिन वो कई बार कब्जा हो जाती है या इधर उधर जाती है, उसमें विकसित नहीं होता है। तो ये एक अभियान चला हुआ है कि नरेगा के माध्यम से हर गाँव में एक खेल का मैदान अवश्य विकसित किया जाए। तो लगभग हमारे यहाँ 59,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। उन 59,000 ग्राम पंचायतों में 30,000 में हम ऑलरेडी खेल का मैदान विकसित कर चुके हैं। खेल के मैदान से मेरा मतलब है कि खेल की जो ज़मीन है वो आरक्षित हो, वो लेवल्ड हो, खेलने लायक हो, और जहाँ जहाँ संभव हो वहाँ उसकी चारदीवारी हो जाए, ताकि फिर नेक्स्ट फेज़ में वहाँ मल्टीपर्पज़ हॉल या वहाँ पे एथलेटिक ट्रैक या इस प्रकार की सुविधाएं भी वहाँ पर दी जा सकें। इसके साथ साथ हर ज़िले में एक जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसमें एक बड़े स्टेडियम की हमारी योजना है, जिसमें हम 75 जिलों में 71 जगह बना चुके हैं। 4 में ज़मीन भी आ गई है और काम निर्माण का चल रहा है। ब्लॉक्स में भी एक एक मिनी स्टेडियम देने की योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं। लगभग 850 के आसपास हमारे ब्लॉक्स हैं, उनमें लगभग 100 ब्लॉक में हम या तो स्टेडियम बना चुके हैं, मिनी स्टेडियम, या बना रहे हैं। तो एक बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर पुश जो उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है, विशेषकर भारत सरकार की मदद से, तो उससे खेलों में बच्चों के प्रति न केवल रुचि हो रही है, उनको सुविधाएं मिल रही हैं, तो प्रोत्साहित भी हो रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 6 साल में जो खेलों के प्रति हुई तरक्की है, उसका अंदाज इसी से लगता है कि 2016 में जो नेशनल गेम्स हुए थे उसमें उत्तर प्रदेश ने केवल 5 मेडल जीते थे, 5 गोल्ड मेडल जीते थे। और इस बार 2022 में जो राष्ट्रीय खेल हुए उसमें 21 गोल्ड मेडल जीते। तो ये इतना बड़ा परिवर्तन क्यों आया? ये इसीलिए आया कि प्रदेश सरकार न केवल सुविधाओं के बारे में बल्कि खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के बारे में, उनकी यात्राओं के बारे में, उनके टूर्नामेंट में भाग लेने के बारे में विशेष रुचि ले रही है। और मैं 2 जो विशेष काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किए हैं वो ये कि जैसे ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर 6 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडल जीतने पर 4 करोड़ रुपए, कांस्य पदक जीतने पर 2 करोड़ रुपए ये खिलाड़ियों को उपलब्ध करा रही है। और अभी साल भर पहले, 1.5 साल पहले जब ओलंपिक से हमारे बच्चे मेडल्स जीत के लाए थे, तो चाहे वो किसी भी प्रदेश के थे, उत्तर प्रदेश सरकार ने सबको इसी मानक से कैश अवार्ड दिया था।
तो उससे प्रेरणा मिलती है। इसके साथ साथ अब हम लोगों ने जो इस तरह के हमारे जो कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में, ओलंपिक्स में जो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाते हैं, उनको सीधी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति देने की व्यवस्था है। और अभी कोई हाल में हमने 2 लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार ने नियुक्ति दी भी है। नियुक्ति में बात करें, आपने एक बार सरकार ने घोषणा की थी, आपके सामने शायद घोषणा की थी कि स्पोर्ट्स में खेलने वाले जो बच्चे मेडल पा रहे हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी, जबकि लंबे समय से लगभग 3 डिकेड से स्पोर्ट्स कोटे की भर्तियां नहीं हुई हैं। तो इसमें क्या स्थिति? तो अभी भर्तियां प्रारंभ हो गई हैं। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी खेल कोटे से पुलिस में हुई भर्ती के लोगों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे और लगभग 534 खिलाड़ियों की पुलिस में ऑलरेडी भर्ती हो चुकी है और अभी वो और भर्तियों में खोल रहे हैं। और अब हम अधीनस्थ सेवा आयोग और जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है, दोनों से हम लोग इस उसमें हैं कि वो जल्दी जल्दी भर्तियां करें, क्योंकि अब हर विज्ञापन में 2% आरक्षण खिलाड़ियों के लिए आ रहा है। तो 2% आरक्षण में जितने अधिक से अधिक भर्ती होने की कोशिश हम लोग कराएंगे, भर्ती हो भी रहे हैं। तो उसमें एक इंसेंटिव एक तरह से ये काम करता है, क्योंकि जैसे पहले था कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, तो लेकिन अब ये है कि खेलने कूदने से भी नौकरी मिलेगी। तो खेलो कूदो भी। लेकिन एक हम देखते हैं रेशियो, अगर हम जनसंख्या के अनुपात में बात करें, हरियाणा एक छोटा सा राज्य है, वहाँ पे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत निकलते हैं, उत्तर प्रदेश में उसकी तुलना में बहुत कम निकलते हैं। हालांकि आपने जैसा बताया कि 5 से 21 और ऊपर की संख्या अभी तरक्की हो रही है, ये पुराना इतिहास। और मैं ये बताऊंगा कि जैसे देश में जो अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो देश में भी अभी खिलाड़ियों पे बहुत काम होना है और ये काम हो भी रहा है। तो समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे अब जब हमारी नई खेल नीति हमने एक 2023 की बनाई है, उसमें विशेष ध्यान दिया है कि जो खिलाड़ी हैं उनको 3 स्तरों पर चयनित करके प्रशिक्षण किया जाए। ग्रास रूट लेवल, जो निचले स्तर के हैं जिनको भी आवश्यकता है, फिर उसके बाद डेवलपमेंटल, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे खेले हैं, फिर है इलीट, जो कि नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे खेले हैं। तो इन तीनों के लिए अलग अलग तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम, अलग तरह का नियोजन और अलग तरह के इंसेंटिव, इसलिए कि बच्चों को यंग एज में पिकअप किया जाए। तो आखिर क्या कारण है कि अभी अचानक खेल के प्रति इतना उत्साह बढ़ गया? क्योंकि हम पुराना रिकॉर्ड देखते हैं तो खेल के प्रति बहुत निराशाजनक रहता था, सरकार का रवैया रहता था। नहीं, मैंने जैसे आपको बताया ना कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो खेलो इंडिया, टॉप्स इंडिया और फिट इंडिया स्कीम चलाई है, तो उसका असर अब दिखाई दे रहा है नीचे ज़मीन पर कर यहाँ पर अब खेल जो है खेलों में लोगों की रुचि बढ़ रही है और खेलों में गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। अभी आपको मैं बताऊंगा कि हम लोगों ने अभी पहली बार उत्तर प्रदेश ने किसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें कि यूनिवर्सिटी खेल कराए अभी पूरे देश के। उसमें लगभग 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के लगभग 4700 से अधिक छात्रों ने भाग लिया, छात्र छात्राओं ने, और लगभग 2000 से ज़्यादा टेक्नीशियन थे, 2000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स थे। तो लगभग 10,000 लोगों के 10,000 प्रतिभागियों से मिलकर एक बहुत बढ़िया जो है एक बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश ने पहली बार किया, राष्ट्रीय स्तर का आयोजन। तो खेलों में अभी हम लोग डेविस कप करा रहे हैं। डेविस कप पहली बार दिल्ली के बाहर उत्तर प्रदेश में हो रहा है और 15 सितंबर को, 15, 16, 17 सितंबर को होगा। इसके साथ साथ मोटो जीपी जो है, वो मोटर साइकिल रेस जो होती है ग्रां प्री, वो हमारे यहाँ हम लोग ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, ये भी सितंबर में होने वाली है। तो ये बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों से मैं देख रहा हूँ बहुत लंबे समय से जब खेल थे, पहले कानपुर में हुआ करता था या लखनऊ में हुआ करता था, अब लखनऊ ज़्यादा केंद्रित हो गया है। अगर छोटे छोटे अन्य प्रदेश के जिलों में अगर बड़े राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच हो तो उसका प्रभाव उन क्षेत्रों में भी खेल डेवलपमेंट का ज़्यादा होगा। नहीं, मैं बताऊँगा कि भाई हम लोगों ने यूनिवर्सिटी खेल कराए थे, तो यूनिवर्सिटी खेल हमने 5 शहरों में कराए, जिसमें 4 उत्तर प्रदेश के शहर थे, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, नोएडा। तो केवल लखनऊ तक ही सीमित नहीं थे। और गोरखपुर में हमने रोइंग का कंपटीशन कराया। गोरखपुर में रामगढ़ ताल एक बहुत अच्छी इंटरनेशनल लेवल की वाटर बॉडी है, जिसको कि आगे उभारना था, उसको फोकस में लाना था, इसलिए हमने गोरखपुर में रोइंग कराया और बहुत सफल रहा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका नाम गया। राष्ट्रीय कैंप आयोजन होने की बात हो रही है, तो उससे एक माहौल बना। बनारस में हमने कराए, नोएडा में हमने कराए, लखनऊ में कराए। तो ये मकसद ये था कि जितनी ज़्यादा जगह पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के खेल कराए जाएं,
जी, लोगों को प्रतिभाएं देखने का अवसर मिलता है, उत्सुकता होती है, लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो खेल के अलावा कुछ बातें करें आपके थोड़े से कामों के बारे में। जैसे आपने अपने कार्यकाल में बहुत सारे काम किए, सबसे अभी हाल में जो चर्चा में रहा एक्सप्रेस वे, आगरा से लखनऊ वाला जो एक्सप्रेस वे था, इसके अलावा भी आपने बहुत सारे काम कर डाले हैं जिनको लेकर के हमेशा चर्चा में रहते हैं आप। तो आखिर क्या क्या है कि काम किसे आप टाइमली जो हमें याद है, जब आप काम एक्सप्रेस वे काम था आपने उल्टा कैलेंडर टांगा हुआ था, मतलब तारीख उल्टी लिखी हुई थी, वहां से तारीख माइनस करते, तो ये आप कैसे मैनेजमेंट करते हैं आप कि टाइम से काम हो जाए? देखिए, जो मेट्रो आपने टाइम से किया, जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनमें तो आपको टाइमलाइन लेके और प्रोजेक्ट्स को छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में डिवाइड करके उसको छोटी एक्टिविटीज़ को डे टू डे टारगेट सेट करके ही करना पड़ता है। मैं एक्सप्रेसवे जब बनाया था तो मैंने उसको 22 महीने में करा और कंस्ट्रक्शन का काम 18 महीने में कंप्लीट हुआ। तो वो इस वजह से हो पाया कि उसकी लगातार कांस्टेंट मॉनिटरिंग थी, और मॉनिटरिंग डेली बेसिस पे थी कि आज इतनी गिट्टी पड़नी है, आज इतनी मिट्टी पड़नी है, आज इतना काला होना है, आज इतना क्या होना है। नहीं हुआ तो उसका पीछा किया जाए, क्यों नहीं हुआ प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। तो जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एरियर अगर होता था कि एक दिन का काम अगर थोड़ा सा घटता था तो अगले दिन पूरा हो जाता था, नहीं तो हफ्ते भर में तो पूरा हो ही जाता था। तो उससे क्या है कि डे टू डे मॉनिटरिंग में अगर छोटे छोटे लक्ष्य आप कर लें और छोटे छोटे लक्ष्य को प्राप्त करते रहें तो बड़ा लक्ष्य आप जल्दी प्राप्त कर लेंगे। एक बात और है कि जैसा कि कहा जाता है कि आप लोगों की, मतलब जब से आप ब्यूरोक्रेट में आए, लोगों की मदद करते रहें, बेइंतहा मदद करते रहें, और अब कुछ ही दिनों बाद आपका रिटायरमेंट है, लेकिन उस आफ्टर दैट मतलब पोस्ट रिटायरमेंट आप कैसे लोगों की मदद करना चाहेंगे? नहीं, मैं तो देखिए भगवान ने मुझे ये एक पोजीशन दी है, और छोटी या बड़ी जो भी हो, तो मेरा ये प्रयास रहता है कि मेरे हाथ से जो है अच्छा ही काम होता रहे, और उसमें अगर किसी का भला हो सकता है मेरे कहने से, मेरी कलम से या मेरे किसी कर्म से, तो मुझे भला करने की कोशिश करनी चाहिए। गलत ना हो, सही काम हो, तो वो हमेशा किया और आगे भी करते रहेंगे। हमें वो जो मदद वाला खाना है वो भी बंद नहीं किया। मदद वाले खाने में मुझे याद आता है कि एक मुझे कहानी याद आपकी कि जब आप अयोध्या, उस समय फैजाबाद था, वहाँ के कलेक्टर थे, तो आपने एक वहाँ पे दिव्यांग छोटी लड़की को गोद लिया, उसको आपने पाला, फिर पालने के बाद उसकी शादी कराई, और आज भी कहा जाता है कि वो बिल्कुल दामाद की तरह आपके पास उसको ट्रीट करते हैं। क्या है उसमें? नहीं, वो हम लोग, मैं कलेक्टर था जब फैजाबाद में, जो अब अयोध्या हो गया, तो वहाँ पे जो विमेन होम वाली महिला गृह होते हैं ना, उसमें एक रेप की शिकार एक बच्ची थी जो गूंगी थी, और भी है वो। तो फिर उसको हम लोगों ने पढ़ाया और फिर उसकी शादी करी, और शादी करी तो उसको एज ए बच्ची की तरह ही किया हमने भी। हर तीज त्यौहार में आज भी उसको, हाँ, वो अब जब भी त्यौहार होता है कोई, वो अपने बच्चों के साथ आती है, और वो जो उसका हस्बैंड है वो भी दामाद की तरह ही बोलता है। तो लेकिन ठीक है, वो अब हमारा अपना एक फैसला था, हमने उसको किया, लेकिन उससे एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक संतुष्टि मिलती है। लेकिन सर, आप एक ब्यूरोक्रेट हैं, क्रिकेट के साथ साथ क्रिकेट में भी अच्छा दखल रखते हैं, गोल्फ में भी करते हैं दखल, और इसके अलावा आप बैडमिंटन में कौन सा खेल जो आपने नहीं खेला है? नहीं, देखिए, मैं क्रिकेट एसोसिएशन में यहाँ पे प्रेसिडेंट हूँ, कई साल से मैं क्रिकेट खेलता भी रहता हूँ। बैडमिंटन में मैं यूपी बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, और इसके साथ साथ टेनिस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। तो ये चीज़ें, ये जितने ये सारी गतिविधियाँ हैं, ये अपने आप को व्यस्त रखने के लिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसी पूरे मेरे करियर में मैं देखूँ तो ऐसी व्यवस्थाएँ रही हैं कि कभी मेरे पास बहुत काम रहा है और कभी बिल्कुल नहीं रहा है। तो जब मेरे पास बिल्कुल काम नहीं रहा है उस समय मैं पागल ना हो जाऊं, इसलिए ये जो है, ये वाले एक सब काम जो सामाजिक काम है, जैसे हम लोग मंदिरों से जुड़े हुए हैं, सोशल वर्क से मैं जुड़ा हुआ हूँ, इन संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, तो फिर ऐसे में ये आपका आपके बैलेंस बनाने में ये मदद करते हैं। और मैंने हर खेल खेला है, बस दगाबाजी का खेल नहीं खेला है। दगाबाजी वो नहीं खेलेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, और धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। समय पूरा हो गया, लगभग 15 मिनट का हमारा इंटरव्यू हो। धन्यवाद, थैंक यू। कभी दगाबाजी का खेल नहीं खेला और सारे खेल खेले हैं।